नावल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल ए दश्त है कि जुनून, जिसकी राइटर हैं मयमूना खुर्शीद अली। इसकी ये चौथी एपिसोड है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चौथी एपिसोड को। रात की स्याही पूरी तरह से फैल चुकी थी। मौसम में खनकी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। सनसनाती सर्द हवाएं जिस्म के आर पार हो रही थी। हालांकि अभी 8 ही बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आधी शब गुजर गई हो। लोग सर्दी की वजह से कम ही सड़कों पर नजर आ रहे थे। धुंध की वजह से ट्रैफिक भी सड़कों पर आहिस्ता रवि से गामजन थी। उसने गाड़ी से उतरते हुए दोनों हथेलियां आपस में मसली और फिर उन्हें अपने गालों से लगाया तो उसे थोड़ी सी गर्माइश का एहसास हुआ। वकास से मिलकर उसमें नई तमन्नाइयां दौड़ गई थी। गाड़ी का शीशा बंद कर लेती तो शायद आपको इतनी सर्दी न लगती, सदीक चाचा ने कहा। अंदर आग लगी हो तो बाहर की सर्दी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, वो महज सोच कर रह गई। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और सर्दी बहुत हो रही है, मोटे कपड़े पहन लेना वरना बीमार हो जाओगी। सदीक चाचा की हदायत पे वो थोड़ा सा मुस्कुरा दी। पुराने लोग भी अजीब मन तक रखते हैं। उनकी निगाह मौसमों की शिद्दत पे होती है, एहसास की शिद्दत पे नहीं। उन्हें क्या मालूम मेरे एहसासात इतने शल हो चुके हैं कि इन पे अब कोई भी मौसम असर नहीं करता। लोग एंजॉय करते हैं बारिश को, सर्दी को, गर्मियों की तवील दोपहरों को, खिज़ा को, बहार को। मुझे तो सारे ही मौसम एक से लगते हैं। उसने बेल बजाई। दरवाज़ा औरंगज़ेब ने खोला था। अभी मैं आपको लेने ही आने वाला था। मैं कह कर आई थी मैं खुद आ जाऊँगी, वो घर में दाखिल होते हुए बोली। दरअसल मम्मी को फ़िक्र हो रही थी, खासी देर हो गई है। लाज ने रुककर औरंगज़ेब की तरफ देखा। मुझे घर ही आना था, कहीं और तो नहीं चले जाना था। उसका लहजा मौसम से भी कहीं ज़्यादा सर्द था। अरे नहीं, मम्मी तो सर्दी की वजह से परेशान थी, कहीं आपको ठंड न लग जाए। मैं कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं हूँ जो मुझे ठंड लग जाएगी। इत्लान अर्ज़ है, ठंड बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी लग जाती है, औरंगज़ेब अपनी रो में बोला। लाज ने मज़ीद उसे जवाब देना मुनासिब न समझा और चुपचाप आगे बढ़ गई। औरंगज़ेब को वो पहले दिन की निस्बत बेहद मुख्तलिफ लगी। वो सिदरा के कमरे में जाने के बजाय सीधी अपने कमरे में चली गई। सिदरा उसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब वो उनके कमरे में नहीं पहुंची तो उन्हें फिर खलजान होने लगा। सिदरा के लिए लाज का सुबह का रवैया ही बहुत था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लाज नाराज़ी इतनी बढ़ाएगी कि मुरव्वतन भी उन्हें सलाम नहीं करेगी। आखिर सुबह मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो उसके खिलाफ हो या उसका इस्तेहसाल हुआ हो। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ही दिलजोई की थी। फिर लाज मुझसे क्यों नहीं बोली? अभी तक तैमूर भी नहीं आया। सुबह से दिलो दिमाग पे बोझ उठाए बैठी हूँ। या अल्लाह, तो मेरे बच्चों को और मेरे घर को अपनी हिफाजत में रखना। मैंने जवानी में बहुत गम सहे हैं, मुझे बुढ़ापे में कोई दुख ना दिखाना। मुझे अपने बच्चों का कोई दुख ना दिखाना। उन्होंने दिल से दुआ की। माँ तैमूर कमरे में दाखिल हुआ तो माँ को मुज़महिल मुतफ़िक्र पाकर बेचैन हो गया। सिदरा के चेहरे पे बरसों की थकन थी और आंखें नम। क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हालांकि वो खुद सारे दिन का थका हुआ था और आज सोच आया था इत्मीनान से घर में वक्त गुजारेगा। कल वीकेंड भी था, काफ़ी अरसे के बाद उसे छुट्टी मनाने का मौका मुयस्सर आया था। सिदरा ने बेटे की तरफ देखा। औरंगज़ेब घर पे था तो ब्लड प्रेशर क्यों नहीं चेक कराया? मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। सिदरा मजबूरन खफीफ सा मुस्कुराए। तैमूर ने उनके हाथ थाम लिए। फिर क्या बात है? फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। अभी कीजिए। वो फैल कर बैठ गया। सिदरा एकदम गुमसुम हो गई। तुम्हारे कमरे में बात करना है, यहाँ नहीं। मैं नहीं चाहती औरंगज़ेब और कंदील के सामने तुम्हारा कोई निजी मामला ज़ेर बहस आए। तुम उनके लिए मोतबर हो और हमेशा मोतबर ही रहोगे। तैमूर के अंदर आंधियाँ चलने लगी। क्या मम्मी को सारे हालात का पता लग गया है? उसने तशवीश से उन्हें देखा। लाज अपने घर से आ गई है? उसने पूछा। हाँ, उन्होंने मुख्तसरन जवाब दिया। कोई बात हुई है उससे? अभी नहीं, सुबह हुई थी। फिर सिदरा ने सुबह की बात बताई तो तैमूर गहरे तफक्कुर में मुब्तला हो गया। गोया ज़रब चारों तरफ से लगाई जा रही है। मैंने उसे अकेले छोड़कर मौका दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे का सही फ़ैसला करे, लेकिन फ़ैसला तो हो चुका है कि वो अपनी हट धर्मी पे कायम है। और इल्ज़ाम भी मेरे सर। उसकी रगें खिंचने लगी थी। तो बहुत समझदार है बेटा, मुझे तुझसे ज़रा भी गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं है, लेकिन अनजाने में इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जिसका उसे खुद भी इदराक नहीं होता। ये अनजानापन अच्छा नहीं होता बेटा। आज के बाद लाज को तुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सिदरा ने फखरिया बेटे को देखा तो तैमूर ने सर झटक दिया और उठ खड़ा हुआ। लाज के उस बार पे उसके अंदर तक सन्नाटा उतर गया था। आप खामखा जाने किन वहमों में उलझ गई हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माँ को इत्मीनान दिला रहा था। वो सिदरा की व्हीलचेयर उनके बेड तक ले आया। आप आराम करें। सिदरा ने अपना हाथ उसके हाथ पे रखा और आहिस्तगी से बोली। मुझे मुतमईन करने के लिए तुम दोनों की खुशियाँ काफ़ी हैं। मुझसे कभी झूठ मत बोलना बेटा। आपने ऐसा क्यों कर सोचा? क्या मैंने कभी झूठ बोला है आपसे? हाँ, अक्सर मुझे फ़िक्रों से बचाने के लिए तू ऐसा ही करता था, और आजकल भी मैं तुझ में ऐसा ही
कुछ महसूस कर रही हूँ तो कितना भी मसरूफ़ रहे, मेरी ममता तुझसे गाफिल नहीं रह सकती। माँ की खोज पे तैमूर की रग रग में थकन उतर गई। थोड़ी देर दोनों तरफ खामोशी रही। मैं आपको किसी बड़े दुख से दो चार करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दिल ने अभी अभी इस चीज़ का फैसला किया कि ये सब कुछ आपसे छुपाना मेरी हमाकत ही नहीं, शायद मेरा गुनाह भी हो। तैमूर माँ के रूबरू उनके हाथ थाम कर बैठ गया। शादी के पहले ही दिन से मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, ये कहते हुए उसने अपना सर झुका लिया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे खुद से हम कलाम हो। लाज मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं किसी और की बनकर आई है। उसने अपनी अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए मेरा साथ मुंतखब किया है। वो अपनी मोहब्बत के सामने अंधी हो रही है और मैं आप सबकी मोहब्बतों के आगे बेबस। वो मुझसे किसी गलत फैसले की तवक्को चाहती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशबाश गुजार सके। सिदरा की आंखें तहीर से फैल गई। क्या हलाला का केस है? सिदरा को अपनी आवाज़ पाताल से आती महसूस हो रही थी। तैमूर ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पे बरसों की थकन थी। अभी तक मैं इस मामले की गहराई को जांच नहीं पाया। ऐसा भी हो सकता और नहीं भी, लेकिन दोनों ही सूरतों में लाज तैमूर ने अपने लब सख्ती से भींच लिए। सिदरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने दोनों हाथों के प्यालों में अपने मजबूत तवाना बेटे का चेहरा थाम लिया। मम्मी, मैं उसे कभी आज़ाद नहीं करूँगा। तैमूर की आवाज़ धीमी ज़रूर थी, लेकिन उसमें जानलेवा धमकी थी। सिदरा तड़प उठी। तुम कहो तो मैं नहीं। आप उससे इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगी। आप उसे इस चीज़ का एहसास होने नहीं देंगी कि आप हर बात से वाकिफ़ हैं। मैं हर वक्त घर पे नहीं होता। वो जो मुहाज़राई कर रही हैं, आपको उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी और आज के बाद से मेरी बिला इजाज़त वो कहीं नहीं जाएगी। औरंगज़ेब और कंदील को भी इस मामले का इल्म नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तैमूर बेटा, कोशिश करना बात नरमी से ही हो, क्योंकि औरत मोहब्बत की भूखी होती है। और तैमूर के लहजे पे कड़वाहट फैल गई। सिदरा गूंग सी उसे देख रही थी। वो अपने कमरे में आया तो लाज मोबाइल फ़ोन के नंबर चेक कर रही थी। उनके चेहरे पे इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। ऐसा लगता था जैसे वो अभी किसी से फ़ोन पे बात करके फारिग हुई है। तैमूर ने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। चूँकि उसकी पुश्त तैमूर की तरफ थी, इसलिए वो अचानक अफ्ताब पे घबरा गई। किसका फ़ोन था? लाज ने पहले तैमूर की तरफ देखा, फिर अपने मोबाइल सेट की तरफ। बीजान का फ़ोन था, वो आहिस्तगी से बोली। हालांकि तुम तो उनसे मिलकर आ रही हो, फिर फ़ोन की क्या ज़रूरत थी उन्हें? लाज चुपचाप तैमूर की शक्ल देखती रही। मैं क्यों डरूँ इस शख्स से और क्यों झूठ बोलूँ? उसने सोचा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इस वक्त मैं बीजान से ही बात कर रही थी। मुझे आपके सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं झूठ बोलती तो पहले ही दिन से हर बात छुपा कर रखती। क्यों फ़ोन किया था उन्होंने? बहुत दिन से मैं उनसे मिली नहीं थी। हालांकि तुम सुबह मम्मी से कह कर गई हो कि तुम बीजान से मिलने जा रही हो। हाँ, मैं कह कर गई थी, तब मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं उन्हें अपनी तरफ से कोई सदमा नहीं देना चाहती। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं बीजान से नहीं, वकास से मिलने गई थी। वकास अहमद। चटाख 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 बकिया लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए। यह के बाद दीगरे 3 थप्पड़ों से उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। इर्द गिर्द यूँ लगता था जैसे कोई हिफाजती हसार था जो टूट गया। दिलो दिमाग पे से सारी धुंध चट गई। खुली आंखों के सामने सरापा हकीकत तैमूर अली था। वो जैसे ख्वाब से जागी थी। उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। ज़बान गूंग थी और आंखें साकत। आने वाला पल भयानक तस्वीर लिए खड़ा था, जिसे उसने ना पहले देखने की कोशिश की थी और ना वो देखना चाहती थी। उसने लर्जते कपकपाते वजूद के साथ सहारे के लिए करीबी दीवार को थामा था। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच के उसने अपने सनग्लासेस गिरबान से हटाकर आंखों पे रखे। फिर इर्द गिर्द का माहौलियाती जायज़ा लिया। लोग अपनी मसरूफियात में मगन थे। उसने अपना हैंड बैग कंधे से उतारा और अपनी चाल को धीमा करते हुए एक बार फिर शनासा चेहरों की पहचान के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर उसे कोई नज़र न आया। तब उसने झुंझलाहट और बेजारी से अपना मोबाइल जैकेट की जेब से निकाला और नंबर मिलाने लगी, लेकिन राब्ता न होने की वजह से उसकी झुंझलाहट अरूज पे पहुंच गई। उसने फ़ोन वापस जैकेट में ठूंसा और अपने बैठने के लिए जगह का तयन करने लगी। न जाने मुझे इस कोफत ज़दा माहौल में अभी कितनी देर और बैठना पड़ेगा। वो आते जाते लोगों की मसरूफियत को बेजारी से देखते हुए सोचने लगी। तभी एक शख्स उसके करीब आया। एक्सक्यूज़ मी मैम। उसने सर उठाकर देखा। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, गाड़ी आपकी मुंतज़िर है। उसने सलाहुद्दीन की कंपनी का कार्ड दिखाया तो वो इत्मीनान से उसके साथ चल पड़ी। उस शख्स ने गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोकी, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए बोला, आप लोगों की बकिया टीम भी यही मकीम है, आप अंदर आ जाइए। मारहूस की हमराही में चलते हुए अंदर आ गई। ये आपका कमरा है, 1-2 घंटे आप आराम कीजिए। जिन चीज़ों की तलब हो मंगवा लीजिएगा। रात 9 बजे आखिरी रिहर्सल होगी। मैडम खुद यहाँ आएंगी, जो कुछ करना होगा वो खुद यहाँ आकर बताएंगी। उस शख्स के जाने के बाद उसने कमरे का जायज़ा लिया, फिर आराम की घर से जूते उतार कर लेट गई। उसका अभी कुछ खाने पीने का मूड नहीं था। उसी असना में उसका फ़ोन बजा। टीम के डायरेक्टर ने उसे नीचे बुलाया था, जहां बाकी तमाम लोग भी मौजूद थे। उसने बालों में ब्रश किया, जूतों के तस्मे बांधे और उसके बताए हुए रास्ते से नीचे उतर गई।
मतलूबा कमरे में पहुंची तो वहाँ पहले से लोग जमा थे जिन्हें वो नहीं जानती थी। हाल बता चंद चेहरे ऐसे थे जिन्हें उसने टीवी पे देखा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने सबको सलाम किया। वो वाहिद ऐसी शख्सियत थी जो देर से पहुंची थी और जिसे देखने के सब ही मुश्ताक थे, लेकिन वो हुलिये से मॉडल गर्ल से ज़्यादा स्पोर्ट्स गर्ल लग रही थी। ब्लैक जीन्स, रेड शर्ट और ब्लैक जैकेट, अंदर स्कार्फ, ब्लैक ग्लासेस जो उसके गिरेबान में झूल रहे थे, पाँव में जोगर्स, चेहरा हर किस्म की लेपा टोपी से बेनियाज था। खूबसूरत आंखें, दिलकश चमकदार जिल्द और गुलाबी होंठ। आप पाकिस्तान से आई हैं? जुनैद ने उससे पहला सवाल किया। जी। बैठिए। वो सामने बैठ गई। आपको मालूम होगा कि आप किस सिलसिले में यहाँ आई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कल रात यहाँ दुबई में एक बहुत बड़ा शो है जिसमें हमने पाकिस्तान समेत एशिया के बहुत से फ़नकारों, गुलकारों और स्टेज के मायानाज अदाकारों को मदऊ किया है। बुनियादी तौर पर यह शो सेठ सलाहुद्दीन मुनक्किद करवा रहे हैं अपने गोल्ड और पत्थरों की ज्वेलरी की नुमाइश के लिए, और इस नुमाइश के लिए ख़ास तौर पर आपको मुंतखब किया गया है। सेठ सलाहुद्दीन हर साल ये शो नए नए डिज़ाइन की नुमाइश के लिए कराते हैं और हर साल सफ़े अव्वल की मॉडल ही को ये एजाज़ बख्शा जाता है, ख़ास उसका ताल्लुक दुनिया के किसी खित्ते से हो। इस साल ये एजाज़ आपको बख्शा जा रहा है। ये शो मामूली नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसको कवरेज मिलती है। आपके लिए एक एजाज़ की बात यह है कि पहली बार सलाहुद्दीन साहब पाकिस्तानी मॉडल को ये एजाज़ बख्श रहे हैं। मेरा ख्याल है आप सबके लिए इनकी कंपनी नहीं होगी और ना ही उनकी ज्वेलरी किसी तारुफ की मोहताज है। बाकी सब लोग, मेरा मतलब है फ़नकार लोग, अपने अपने काम से मुतमईन हैं। कल तक अपनी तैयारी मज़ीद कर लें। आप चूँकि अभी आई हैं और फर्स्ट टाइम नए बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका होगा, तो आप चंद एक स्टेप हमारे डायरेक्टर्स हजरात को दिखा दें ताकि ये लोग आपसे भी मुतमईन हो जाएं। मुझे अपने काम के बारे में पाकिस्तान में ही बता दिया गया था, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे कितने स्टेप हैं और मुझे किस तरह स्टेज पे आना होगा। देखिए मोहतरमा, इस सब के लिए हम आपको अपने शोज़ की साबका फ़िल्में दिखा देंगे। आप फ़िलहाल ड्रेस चेंज करके हमारी ज्वेलरी कैमरा हमें कुछ पोज दे दे। कैमरामैन कहाँ है? उससे कहो अपनी लाइट सेट कर ले। जब तक आप ड्रेसिंग रूम में जाकर लिबास चेंज कर लें। तो क्या मैं बगैर मेकअप की तस्वीर बनवाऊँगी? ड्रेसिंग रूम में ही मेकअप का भी बंदोबस्त है। मेकअप करने वाली खातून फ़िलहाल यहाँ नहीं है। आप हल्का फुल्का मेकअप तो कर सकती हैं। थोड़ा सा आपका एतमाद ही चेक करना है। ये सिर्फ आर्जी तौर हो रहा है। रात को आपको भरपूर तैयार कराया जाएगा। यूँ समझिएगा कि आप रात ही के शो में अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं। मारूफ उठकर डायरेक्टर के बताए हुए रूम में चल गई और वहाँ जाकर उसने जो लिबास देखे उसकी अकल ठिकाने पर आ गई। वाइट कलर की नफीस साड़ी जिसका ब्लाउज़ इतना छोटा था कि उसे पहनने के ख्याल से ही उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दूसरे लिबास उसने चुटकी से उठाया, ब्लैक स्कर्ट और खुले गले की हाफ स्लीव शर्ट। तीसरी चीज़ क्या थी उसने देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। मैं ये लिबास पहनकर मॉडलिंग नहीं कर सकती। शायद आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं अपने जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकती, उसने सख्त लहजे में कहा। एयर होस्ट्स की जॉब ने उसकी शख्सियत में बला का एतमाद पैदा कर दिया था। तरह तरह के लोगों से मिलना और उनसे डीलिंग उसके लिए आसान मरहला बन गया था। वहाँ बैठे सब लोगों के चेहरों पे तमस्खुर फैल गया। तो क्या आप बुर्का पहनकर मॉडलिंग करेंगी? ये दुबई है मोहतरमा, दुबई तिजारत की वो मंडी जो इसमें कदम रखता है माला माल हो जाता है। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको चांस मिल रहा है। हो सकता है कल रात की परफॉर्मेंस के बाद आपकी काया ही पड़ जाए। दुनिया के सफ़े अव्वल के बिजनेसमैन और अमीर तरीन आदमी मौजूद होंगे कल यहाँ। मारूफ की तेवरी पे बल पड़ गए। मैं यहाँ परफॉर्म करने आई हूँ, बाज़ार में बिकने नहीं। डायरेक्टर कहका लगाकर हंस पड़ा। जुनैद साहब सुन रहे हैं आप? जुनैद जो कुछ देर कबल फ़ोन पे बिजी था उनकी तरफ मतवज्जो हो गया। देखिए मोहतरमा, आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। क्यों हमारा और अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं? जुनैद ने सोचा कि हो सकता है वो अपना मुआवजा बढ़ाने के लिए नखरे दिखा रही हूँ। मैं भी यही कह रही हूँ, आप अपना और मेरा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं करूँ। उसकी अकड़ पर जुनैद को गुस्सा आ गया। उसका दिमाग रात से वैसे ही फिरा हुआ था। ये औरतें न जाने खुद को समझती क्या हैं। देखिए जितना मुआवजा आप चाहेंगी आपको मिल जाएगा। जुनैद ने लम्हों में उसकी बोली लगाई थी। मारूफ खून के घूंट पीकर रह गई। मैं आप लोगों के मुंह लगना नहीं चाहती। मुझे अपने चीफ से मिलवा दीजिए, यानी अपने ऑर्गेनाइज़र से। डायरेक्टर फिर हंसा। मोहतरमा, आप किस भूल में हैं? अगर चीफ को मालूम हो गया कि आपने अन वक्त पे इनकार कर दिया तो वो आपको शूट कर देंगे। उनके करोड़ों डॉलर का सवाल है। व्हाट डू यू मीन? मैंने कोई मुआयदा तो नहीं किया, कोई एडवांस नहीं लिया। मुझे तो सिर्फ इतना बताया गया था फ़लाँ कंपनी की तरफ से ऑफ़र है और आपको स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। आपको काम पसंद आए तो करें, वरना नहीं। क्या बकवास है ये? हम आपका आधा मुआवजा एडवांस आपके इदारे को भिजवा चुके हैं। बाकायदा आपके अकाउंट नंबर में आपकी रकम गई है। आप कैसे काम नहीं करेंगी? जुनैद गुस्से में खड़ा हो गया। मारूफ का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा हुआ था उसके साथ। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, उसने चीख कर कहा। जुनैद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। धोखा तो उसके साथ भी हुआ था, लेकिन वो किससे कहता? कौन था उसे इंसाफ दिलाने वाला और इस चुंगल से निकालने वाला? उसने सरता पाँव मारूफ को देखा। वो कहीं से भी तो मजबूर लाचार नहीं लग रही थी।
ऐसी लड़कियां अपनी हवस पूरी करने के लिए घरों से निकलती हैं या दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं होती। डायरेक्टर ने कहा तो उसने कहने वाले के मुंह पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारा था। डायरेक्टर की आंखें तो खुली, जुनैद के भी आंखें खुल गई। रात का जो खुमार उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था सारा ही उतर गया। अब तक मैं तुम लोगों को महजब इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम्हें तो खवातीन से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। इज्जत तुम क्या दोगे? जुनैद उसके दोगले रवैये पे वफर गया। जिस वक्त तुम घर से निकली थी मोहतरमा, तुम्हें उस वक्त इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि तुम कहाँ और क्या करने जा रही हो। तुम नन्ही बच्ची नहीं थी जो मुंह उठाकर यहाँ तक आ गई। डायरेक्टर अभी तक अपना गाल चला रहा था। वो शर्मिंदा भी था और बेबस भी कि एक खातून से उस थप्पड़ का बदला कैसे ले, जबकि जुनैद को यूँ लगा था जैसे ये थप्पड़ उसके मुंह पे लगा हो। उसका जी चाह रहा था वो उसे धनक के रखते। माहौल खासा तनाव वाला हो गया था। बाकी लोग जो इस तमाशे को देख रहे थे दरमियान में आ गए और मामले को ठंडा करने लगे। कमरे में अफरा तफरी से फैल गई। जुनैद साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ये मामला मैडम आयशा का है, वो खुद इस मामले को डील करेंगी। आयशा के नाम से उसकी कनपट्टियाँ खींच गई और नए सिरे से खून गर्म होने लगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। रात का वाक़या जो सोचना भी नहीं चाहता था। आयशा का इतना बदसूरत रूप उसके सामने आया था कि वो सोच भी नहीं सकता था। कल रात किसी शानदार होटल में सलाहुद्दीन ने अपने बिजनेस कोलीग्स को डिनर पे मदऊ किया था। रात देर तक डिनर जारी रहा। रक्सो सरूर की महफिल भी जारी थी, साथ ही पीने पिलाने का सिलसिला भी चल पड़ा। जुनैद ने महसूस किया दोनों मियाँ बीवी ज़रूरत से ज़्यादा ही पी रहे थे। सलाहुद्दीन न जाने किस मिट्टी का बना था, उस पर तो किसी चीज़ का असर होता ही नहीं था। अलबत्ता आयशा की हालत बुरी हो चुकी थी। डिनर हॉल में हर एक अपनी मस्ती में मगन था। कम रोशनी और समाहतों को चीरता हुआ म्यूज़िक जुनैद की निगाह सलाहुद्दीन पे थी। न जाने किधर से आयशा झूमती हुई उसके सामने आ गई और उसके सामने धड़कने लगी और फिर डगमगाकर उस पर लड़क गई। ये सिर्फ लम्हों का खेल था। जुनैद ने बेसाख्ता सलाहुद्दीन की तरफ देखा जो उसे लोगों के हजूम में अब नज़र नहीं आया था। वो भला इस वक्त क्या कर सकता था? उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले आया और फिर उसी गाड़ी में डाल दिया। वो बिल्कुल बेदम हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल ले जाए या घर या उसके शौहर नामदार को इत्तला फराहम करे। जिसका फ़ोन लगता था ऑफ है। वो बार बार ट्राई कर रहा था। आखिर झुंझलाकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे उसने स्टीयरिंग थामा, आयशा उठकर बैठ गई और बड़ी मस्ती में गोया हुई। ना तो मुझे सेठ सलाहुद्दीन के घर जाना है, ना ही हॉस्पिटल। मुझे किसी तीसरी जगह ले चलो जहाँ हम दोनों के सिवा कोई ना हो। जुनैद के हाथ पत्थर के हो गया। आयशा कहका लगाकर हंस पड़ी। गाड़ी अपने सफ़र पर रवां दवां थी। जुनैद ने झटके से गाड़ी रोकी। दूसरे पल आयशा ने उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख दी। जुनैद का रंग उड़ गया। वो इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाता? मजबूरन जहाँ उसने कहा वो गाड़ी वहीं ले गया। आयशा गाड़ी से उतरी। ये मेरी मनपसंद जगह है, बस गाड़ी यहीं रोक दो। जुनैद ने गाड़ी रोक दी। सामने ही सफ़ेद पत्थर की इमारत सरोकत खड़ी थी। आयशा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। फिर जुनैद को अपने पीछे आने का इशारा किया। जुनैद इस इशारे पे मुतज़ब्ज़िब नज़र आया तो आयशा की तेवरी पे बल पड़ गए और फिर दूसरे ही लम्हे पेशानी कुशादा हो गई। आइए मैडम, अंदर तशरीफ़ लाइए। इमारत के गेट पर से मुलाजिम दौड़ता हुआ आया था। ये जो शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है, इसे अंदर लेकर आओ। मुलाजिम ने गाड़ी के अंदर झांका। जुनैद झुंझलाहट नागवारी से गाड़ी से उतर रहा था। आयशा सीधी अंदर चली गई। जुनैद को उसके ताक़ू में चलना पड़ा। वो इमारत थी या किसी बादशाह का किला? इतने मसरूफ़ शहर में, इतने मारूफ शहर में इतनी वसी इमारत। ये मेरी मनपसंद जगह है। ये मेरा मनपसंद बाग है और ये तालाब। मुझे जब भी थकन या डिप्रेशन होता है मैं यहाँ स्विमिंग करने आती हूँ। इसकी चाल की लड़खड़ाहट और लहजे में मस्ती सब गायब थी और वो बड़ी चुस्ती से चलते हुए तालाब के किनारे संगी हिरन पर बड़ा जमान हो गई। क्या अब भी आपका ऐसा इरादा है? रात की इस पहर में स्विमिंग करती? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे अपने दिल की बातें करने आई हूँ। मैं आपके शौहर का अदना सा मुलाजिम हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनका बॉडी गार्ड हूँ। जहाँ वो हो गया मुझे वही होना है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। अपने बॉस के साथ साथ तुम भी इंसानों की ताकत पे यकीन रखने लगे हो। हालांकि वो तुमसे पहले भी महफूज था और अब भी महफूज है। तुम उसकी क्या हिफाजत करोगे? तुम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते। आयशा ने रिवॉल्वर जुनैद की तरफ किया। जुनैद ने आंखें फैलाकर आयशा को देखा। दूसरे ही पल आयशा ने कहका लगाकर रिवॉल्वर जुनैद की तरफ उछाल दिया। जुनैद को उसकी दिमागी हालत पे शुबा होने लगा। फिर आयशा ने अपना सेलफोन निकाला। अभी और इसी वक्त मैं तुम्हारे बॉस को फ़ोन करती हूँ ये कहने के लिए कि तुम्हारा अदना सा मुलाजिम मुझे रिवॉल्वर से डराकर अगवा करके भाग रहा था कि मेरे आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अब वो मुकम्मल हमारी कस्टडी में है। ये बताओ उसके साथ क्या सलूक किया जाए? जुनैद का रंग ही नहीं होश भी उड़ गए। रिवॉल्वर पत्थर की तरह भारी होकर ज़मीन पर गिर गया। क्या चाहती हैं आप मुझसे? यहीं के दिल की बातें करो तुमसे, वो दिल रुबी से बोली। मैं समझा नहीं। ज़्यादा वक्त ही नहीं लगेगा, मैं खुद समझा दूंगी। जुनैद के इतना करीब आ गई थी कि उसके बदन से फूटती महंगे परफ्यूम की खुशबू उसके हवासों पे गालिब आने लगी थी। जुनैद 2 कदम पीछे हट गया और फिर दाएं बाएं देखा। घबराओ नहीं, ये मेरी अपनी जगह है, ज़ाती मेरी मलकियत। यहाँ बिना मेरी इजाज़त कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक कि मेरे शौहर नामदार भी नहीं। ये कहते हुए उसने जुनैद का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठा लिया।
घबराओ नहीं, ये सब इस सोसाइटी का हिस्सा है। सलाहुद्दीन भी दूसरी औरतों की बाहों में खेल रहा होगा। उसे अब होश ही सुबह ही आएगा। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे साथी बन सकते हो। जो तहफ़्फ़ुज़ तुम्हें सलाहुद्दीन ने दिया है, मैं तुम्हें इससे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दूंगी। अगर तुम आयशा की निगाहें जुनैद पे टिक गई। अगर तुम मेरी जान सलाहुद्दीन से छुड़ा दो, मैं उसकी कैद से निकलना चाहती हूँ। मगर क्यों? इतनी दौलत, इतना बड़ा स्टेटस, इसके बावजूद ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ काफ़ी नहीं होता। एक दायमी खुशी जो औरत को मुतमईन रखती है, हमेशा खुशी देती है। सलाहुद्दीन कभी भी मुझे वो आसूदगी नहीं दे सकता, क्योंकि वो इससे महरूम है। आयशा ने तड़प कर जुनैद की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी चमक रहा था। मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन एक मुकम्मल औरत होने के बावजूद भी माँ नहीं बन सकती, इसलिए कि सलाहुद्दीन में ये सलाहियत ही नहीं है। क्या मतलब? जुनैद के मुंह से बेसाख्ता निकला और फिर उसने ज़बान दांतों तले दबा ली। सलाहुद्दीन की भरपूर शख्सियत और उसकी बीवी का ये इल्ज़ाम, वो मवाज़ने के पुलसरात पे आ खड़ा हुआ था। फिर उसने आयशा की तरफ देखा। सेठ साहब से आपने शादी क्यों की? मुझ पर यह सब कुछ वाज़ेह नहीं था। उम्र का फ़र्क तो वाज़ेह था, उम्र का फ़र्क भी वाज़ेह था, और ये भी कि सलाहुद्दीन पहले से शादीशुदा है और अपनी साबका बीवी को छोड़ चुका, और उसके बच्चे भी हैं। जुनैद उस नए इंकशाफ पे फिर उलझ गया। उसने ऐसे बच्चों को क्यों छोड़ा और क्यों इतनी कम उम्र लड़की से शादी की? मैं भी इस क्यों के दायरे से अभी तक नहीं निकल सकी। मैं 18 साल की थी जब मैंने सलाहुद्दीन से शादी की थी। 14 साल से मैं भी इस मखमसे में गिरफ्तार हूँ। सलाहुद्दीन और सेठ सलाहुद्दीन के दरमियानी फासले में वो कौन सा इनकलाब है जिसने तुम्हारे सेठ और मेरे सलाहुद्दीन को ना सिर्फ साबका रिश्तों से महरूम किया, बल्कि नए आने वाले रिश्तों से भी मफलूज कर दिया। मुझे उससे जान छुड़ाने के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो सलाहुद्दीन के एतमाद का भी हो और मेरे भी काम आ सके, यानी उसमें जहानत और ताकत दोनों हों, बातें हों, और ये सलाहियत तुम में बदरजा यतम मौजूद है। आप किस नोयत की जान छुड़ाना चाहती हैं? मैं उससे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती हूँ। तो ये काम तो कानून भी कर देगा। आप लिबरल माशरे का हिस्सा हैं। डिवोर्स के लिए अपील कर दें। सोर्सेज भी खास से ऊंचे हैं। चंद ही दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं लीगली उससे छुटकारा नहीं पा सकती, क्योंकि शादी के मुआहदे में ये शामिल था कि मैं खुद से कभी भी तलाक का मुतालबा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सलाहुद्दीन मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं छोड़ेगा। ये पैसा आदमी को कितना हकीर बना देता है, जुनैद ने नखवत से सोचा। पैसा मेरी मजबूरी नहीं था, मेरे भाई की मजबूरी था। वो ज़ोर से चिल्लाई। तब भी उसने एक बुढ़े के साथ अपनी कम उम्र बहन को बांधते हुए ये नहीं सोचा कि वो किसी भेड़ बकरी का नहीं, अपनी खून अपने जिंदा इंसान का सौदा कर रहा है। मगर वो भी क्या करता? कुवैत में जंग के बाद हालात ऐसे नहीं थे कि हम वहाँ रह सकते। रह भी लेते तो भूखे ही मरते। जंग के बाद ज़मीनें तो बंजर होती ही हैं, इंसान भी बांझ हो जाती हैं। इंसान से रोटी क्या छीनती है? उसकी भूख बहुत बढ़ जाती है, चाहे कितना ही खा ले, भूख ही नहीं मिटती। जानते हो ये भूख कौन सी होती है? नफ्स की भूख, हवस की भूख, नाशुक्री की भूख। फिर चाहे कितना ही मिल जाए, पेट ही नहीं भरता। मैं भी ऐसी ही भूख की भिंड चढ़ी थी। सलाहुद्दीन भाई को कैसे मिला मैं नहीं जानती, हाँ अलबत्ता इतना जानती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन हमें इंडिया पहुँचा दिया गया। दुनिया के बाकी अमीर लोगों की तरह सलाहुद्दीन ने भी जंग से मुतासरा लोगों की मदद का ठेका उठाया था। उसने पाकिस्तानी और इंडियन नौजवानों के लिए हुकूमतों से गुजारिशात की और उन्हें नौकरियां भी दिलवाई। हमारे लिए उसने किसी से सिफारिश नहीं की, बजाते खुद मदद की। ये मदद आगे चलकर सौदा बन गई। ये सौदा भाई के लिए सूदमंद साबित हुआ और मेरे लिए खसारा। वो अमेरिका में अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ ऐश कर रहा था। उसकी बीवी अंग्रेज़ थी और 9 मुस्लिम थी, और मैं ना चाहते हुए भी उस बूढ़े के साथ रह रही थी कि अचानक भाई की डेथ हो गई। 9 मुस्लिम भाभी ने 3 बच्चों की परवाह नहीं की और उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। मैंने बहुत चाहा कि उन बच्चों को मैं अपने पास बुला लूं, लेकिन सलाहुद्दीन की मर्ज़ी के सामने मेरे कुछ न चल सकी। आज वो बच्चे इस मुआशरे के बेहुदा रंग में इतने रंग चुके हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं है। तब तक मुझे मालूम था कि सलाहुद्दीन बाप नहीं बन सकता। ज़िंदगी के एक हादसे ने मुझ पर यह राज भी फाश कर दिया। सलाहुद्दीन को नहीं पता कि मैं उसकी ये कमज़ोरी जान गई हूँ। अगर उसे ये पता चल गया तो वो मुझे गोली मार देगा। वो अपने मामलात में इतना ही संगदिल वाक़ हुआ है। मेरा दिल उन 9 उम्र कम सन बच्चों के लिए दिन रात तड़पता है जो बलौगत के इस दौर में है जहाँ हक की तपिश का आगाज़ होता है। 2 बेटियाँ और 1 बेटा, पता नहीं वो इस मुआशरे की किस बेहूदगी का ईंधन बनेंगे। क्या खबर बन भी चुके हों। अगर आपको उन बच्चों की इतनी ही फिक्र थी तो इतना वक्त क्यों ज़ाया किया? सलाहुद्दीन कुछ नहीं देगा तो क्या हुआ? आपका भाई तो बहुत कुछ छोड़कर मरा हो गया। क्या आपके और आपके भतीजा भतीजी के लिए काफ़ी नहीं था वो? मैंने ऐसा भी सोचा था, लेकिन आयशा ने बात अधूरी छोड़ दी। फिर तवक्कुफ से बोली, तुम्हें अच्छी तरह पता है पैसे में कैसी ताकत होती है, गैरों को अपना और अपनों को गैर बना देती है। मैं खाली हाथ उन बच्चों तक नहीं पहुंच सकती थी। पहुंच भी जाती तो वो मुझे क्यों कर कबूल करते। इस मुआशरे का मसला ही यही है कि किसी पे बोझ ना बना जाए। वो मुझसे बाहैसियत होते और मैं कम हैसियत
फिर भला मैं उन पे क्या इख्तियार रख पाती। वो चाहे अपनी मनमानी करते फिरते, तब भी मैं क्या कर सकती थी। फिर मेरे पास उन जैसी तालीम भी नहीं। दौरान जंगी मेरी तालीम अधूरी रह गई थी। तब से अब तक मैं हादसों का शिकार होती रही। मैंने ज़िंदगी के बहुत से कीमती साल सलाहुद्दीन के सोने के पिंजरे में खो दिए हैं। अब मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं निकलूँगी। सलाहुद्दीन अपनी ज़िंदगी के 3 हिस्से गुजार चुका है। मैं उसके मरने तक का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी के मज़ीद 10 साल इस कैद खाने की नज़र कर दूँगी तो मेरी ज़िंदगी में फिर रह ही क्या जाएगा। बढ़ाया और दौलत, यानी एक और अजियतनाक सफ़र का आगाज़। मुझे एक बेहतरीन साथी की तलाश थी और वो तलाश तुम पे आकर ख़त्म हो गई है। उसके लिए ये इंकशाफ था। हाँ, हम दोनों बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर तुम मेरा साथ दो। हम सलाहुद्दीन के उसके अज़ली वहम से आज़ाद कर सकते हैं। जुनैद ने आयशा की तरफ देखा, फिर ताज्जुब से बोला, लगता है आज आपने वाकई ज़रूरत से ज़्यादा पी लिया। नशा जब दिमाग को चढ़ने लगे तो बेहतर यही है कि उसे चढ़ने दिया जाए। जल्द इंसान गाफिल हो जाता है। नीम बेहोशी अच्छी नहीं होती है। चलता हूँ। आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है तुम मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अलबत्ता मैं तुम्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बावर कराने की ज़रूरत ही नहीं। आयशा मुस्कुरा दी। बहुत ज़हीन हो, फिर भी मेरी पेशकश पे ज़रा गौर कर लेना। हो सकता है तुम्हें भी ज़िंदगी के मज़ीद 10 साल कैद में गुजारने पड़ जाए। जुनैद हाथ छुड़ाकर तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर चलता चला गया। रात से अब तक उसके दिमाग से आयशा का बदसूरत रवैया नहीं हटा था। वो इस दावे पे कतई गौर नहीं करना चाहता था, लेकिन न जाने उसके अंदर कैसी झुंझलाहट थी। मारूख उसकी सी झुंझलाहट का शिकार हुई थी। वो आयशा के बदसूरत रवैये का जवाब मारूख को देने लगा था, तभी अपने कोलीग्स के बुलाने पर बाहर निकल आया था। वो आयशा का फ़िलहाल सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बॉस के बुलावे पर इनकार तो क्या, ताख़ीर भी नहीं कर सकता था। आयशा धुले धुलाए चेहरे के हमरा स्याह लिबास में अपने शौहर के पहलू में बैठी थी। सलाहुद्दीन की झुंझलाहट उससे कहीं ज़्यादा थी। जुनैद, ये हम क्या सुन रहे हैं? पाकिस्तानी मॉडल ने हमारे शो में मॉडलिंग करने से इनकार कर दिया, जबकि शो की पूरी पब्लिसिटी हो चुकी है। लाखों डॉलर सिर्फ इसकी पब्लिसिटी पे हम लगा चुके हैं और अब वो इनकार कर रही है। जानते हो करोड़ों का नुकसान होगा मेरा। सेठ साहब, हो सकता है वो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हो, वरना मुझे तो उसमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, ऐसा कुछ जो उसे बाकी मॉडल्स में मुमताज़ करता हो। फिर उसकी निगाहें आयशा पे टिक गई। ऐसी औरत की हुस्न और जवानी की कीमत ही क्या होती है, जो पैसा भी खा लेती है और नमक हरामी भी करती है। न जाने कितने बाज़ारों में बिक कर हमारे पास आई होंगी और हमें नखरे दिखा रही हैं, ऐसे जैसे 7 पर्दों से निकल कर आ रही हैं। अब वक्त इन बातों का नहीं है। सलाहुद्दीन तेज़ी से बोला, कुछ भी करो, उसे हर हाल में हमारे शो में मॉडलिंग करना है। बसूरतें देकर वो कभी कैमरे के सामने आने के काबिल नहीं रहनी चाहिए। हमने एडवांस दिया, मजाक नहीं है। मारूख झटके से उठ बैठी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी इस तरह दूसरों के हाथ में खिलौना बन जाएगी। उसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। अगर वो हमारे शो में हमारी पसंद का काम नहीं करती तो उसके चेहरे पे तेज़ाब डाल दो। एक मर्दाना आवाज़ उसके गिर्द गूंज रही थी। उसकी टांगें बुरी तरह कपकपा रही थी। वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। कल रिहर्सल का आखिरी दिन था और उसके अगले रोज़ के सारे इंतजामात मुकम्मल थे। वो किन लोगों में फंस गई थी, वो कैसे खुद को छुपाती और कहाँ फरार होती। आज उसे अल्लाह से बहुत खौफ आ रहा था। वो अपने रब के हजूर दोसानों होकर गिड़गड़ाने लगी, मैंने तेरी बनाई हुई हदूद को फलांगा तो तेरी रहमत मुझ पे तंग हो गई। तभी आज मैं परदेश में, मगर मैं बुरी नीयत से नहीं निकली थी और तू तो नीयतों को देखता है। खुदावंद करी मुझ पर रहम कर, बेशक तू बड़ा रहमान है। तभी आहिस्ता आहिस्ता किसी ने उसका दरवाज़ा बजाया था। उसका दिल ज़ोर से धड़का। उसने आंसू साफ़ किए, खुद को संभाला और फिर दरवाज़ा खोल दिया। मेरा नाम आयशा सलाहुद्दीन है। मारूख दरवाजे के सामने से हट गए। उसके लिए आयशा की शख्सियत और भी ये इंकशाफ कि वो सलाहुद्दीन की बीवी है नहायत ही मुतज़ाद था। कल रिहर्सल है और परसों शो है। तुम इस शो के लिए पाकिस्तान से आई थी, फिर यहाँ आकर इनकार क्यों कर दिया? ये लोग जो काम मुझसे लेना चाहते हैं, मैं वैसा काम नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तुमसे कैसा काम ले सकते हैं? अगर अंदाज़ा होता तो मैं यहाँ तक क्यों आती? शौकी आई हूँ या मजबूरी यहाँ तक खींच लाई है? ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अगर मजबूरी मुझे यहाँ तक ला सकती थी तो मैं सब कुछ कर गुजरती, मगर इस फील्ड में आना मेरी मजबूरी नहीं थी और ना ही हुस्न की नुमाइश का मुझे शौक़ हुआ था। तो क्या तुम ख्वाब में चलती हुई आई हो यहाँ तक? आयशा का अंदाज़ बहुत तीखा था। हाँ, शायद ख्वाब में ही आई थी, लेकिन अब जो नींद से जागी हूँ तो एक पल यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी तो सिर्फ नींद टूटी है, सलाहुद्दीन का सारा इमेज ही टूट जाएगा। उसने कितना रुपया लगाया हुआ है, उसके बिज़नेस का मामला है, कोई मामूली बात नहीं जो वो आराम से बैठ जाएगा। वो असूल पसंद आदमी, अपने काम के एडवांस के बाद वो किसी का इनकार बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम्हें इनकार करना था तो तुम वहीं कर देती। बकौल जुनैद के पैसा भी खा लिया और नमक हरामी भी करती है। ऐसी तजलील पे मारूख की आंखों में पानी उतर आया।
आप तो कम अज़ कम औरत होकर ऐसी बात ना करें। ना तो मुझे एडवांस का पता और ना ही कुछ और। मैंने इससे कबल सिर्फ अंबर रिसाले के लिए कराची के मिल ओनर सेठ कासिम है, उनके कपड़े के इश्तिहार में काम किया था। मेरा वो ऐड टीवी पे भी दिखाया गया था। इसके बाद मुझे दूसरे गारमेंट्स वालों की तरफ से ऑफ़र हुई कि वो मौसम सरमा में अपनी गारमेंट्स की नुमाइश के लिए भी बुक करना चाहते हैं। मैंने वहाँ काम किया। वो ऐड पाकिस्तान में ऑन ईयर ना हुआ, अलबत्ता दूसरे ममालिक में दिखाया गया होगा। तभी मुझे दुबई से ऑफ़र गई कि सेठ सलाहुद्दीन अपनी ज्वेलरी की नुमाइश के लिए मुझे लेना चाहते हैं। अंबर वालों ने मुझ पर ज़ोर दिया कि मुझे ऐड में मैं कर चुकी हूँ, मुझे ऐसा ही काम वहाँ करना पड़ेगा। मैं रजामंद हो गई। क्या ऑफ़र पुरकशिश नहीं थी? बेशक ऑफ़र पुरकशिश थी, लेकिन मैंने एडवांस का एक पैसा भी नहीं लिया और ना ही मैं जानती हूँ कि उन्होंने कितना एडवांस भेजा था। मैं गरीब लड़की नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक़ एक दौलतमंद घराने से है। कुछ घरेलू हालात ऐसे थे जिनकी वजह से मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा, महज अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। मैंने एयर होस्टेस की जॉब कर ली थी, लेकिन इस जॉब की कुछ तरजीहात थी जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकी। ना तो मैं गैर मर्दों के सिगार और सिगरेट सुलगा सकती थी और ना ही झुककर उन्हें आराम के लिए लिटा सकती थी। पानी का ग्लास लेते हुए हाथ को मस्त करना और बेवजह पुकार पुकार कर तंग करना तो आम बात थी। मैं जल्दी उस माहौल से उकता गई थी। हालांकि मैंने देखा था मेरी साथी लड़कियां हंस हंस कर ये सब करती रहती थी। शायद उनकी मजबूरी ये सब करने पर मजबूर करती हो, या उन्हें ये सब महसूस ना होता हो जो मुझे तपाने के लिए काफ़ी था। मैंने सोचा दूसरी जॉब करके इससे जान छुड़ा लूँगी। वैसे भी उनका एग्रीमेंट होता है। मैंने ज़्यादा लंबा एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया था, लेकिन कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ होता है इसमें। शोबिज़ में तो औरत कठपुतली की तरह दूसरों के हाथों में नाचती है। पर्दे के पीछे कुछ होता है और सामने कुछ। मारूफ के अंदाज में बेपनाह पछतावा था। ये तुम्हें जब सोचना चाहिए था जब तुम घर से निकली थी। इस वक्त तुम्हें सही फैसला करना था कि तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है और कैसे करना है। इन सब बातों का जवाब घर में ही लेना था। अब समझदारी इसी में है कि खुद को हालात के धारे पे छोड़ दो। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मारूफ तड़प गई, ये सोच कर कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि उसे अधूरे लिबास में कैमरे के सामने जाने होगा। उसमें बगावत ज़रूर थी, लेकिन बेगैरती हरगिज़ नहीं थी। प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद करें। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा ये सब कुछ लोग सोच रहे हैं। या तो आप उनके काम का तरीका चेंज करा दें, यानी तुम्हें बुर्का उड़ाकर नुमाइश के लिए लाया जाए। हाँ, तो फिर मेरे यहाँ से निकल जाने का इंतज़ाम कर दीजिए प्लीज़। मैं आपकी बहुत मशकूर होंगी। मारूफ तकरीबन गड़गड़ाई थी। ठीक है, तुम बेफिक्र हो। तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें बस मेरा छोटा सा काम करना होगा। वो क्या? सोच लो, कर सकोगी? ज़रूर, क्यों नहीं। कुछ भी है। सलाहुद्दीन बेहद मेहमान नवाज आदमी। वो अपने बुलावे पे आने वालों का हर तरह से ख्याल रखता है और उनके साथ हर ज़्यादती को अपनी हद तक समझता है। तुम्हें जुनैद पर इल्ज़ाम लगाना होगा कि उसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया। जुनैद इसका बहुत ही ख़ास चमचा है। तुम्हें ये वावेला मचाना होगा कि तुम उसी वजह से यहाँ काम नहीं करोगी। हो सकता है जुनैद की हरामखोरी की वजह से वो तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हें सही सालम पाकिस्तान पहुँचा दिया जाए। आयशा की बात पर मारूफ का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मारूफ की आंखें नम हो गई। मैं भला अपनी इज्जत को क्यों कर नीलाम करूँ और इस भले शरीफ आदमी को, चाहे वो बदमाश ही है, क्यों बदनाम करूँ। एक रुसवाई से जान छुड़ाकर दूसरी रुसवाई में मुँह काला। मेरा ताल्लुक जिस पेड़ से है, प्रेस इस किस्से को कितना उछालेगी। जितना ये किस्सा उछलेगा तुम 2 दिनों में माला माल हो जाएगी। ज़रा सोचो, शोहरत और दौलत तुम्हारे कदमों की लौंडी बनने वाली है। सोच लो सौदा। और फिर दूसरे ही पल आयशा की ज़बान बंद हो गई। मारूफ का ज़ोरदार तमांचा आयशा के मुंह पे लगा था। मेरा ख्याल था कि आप एक औरत होने के नाते औरत का साथ देंगी, लेकिन खैर ये एक तावील और ला यानी बहस है। मैं बहरहाल अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी तो तमाम सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। मीडिया वालों को समझते क्या हो, और मैं अंबर वालों को तो ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि उन्हें पता लग जाएगा। मेरे साथ जो फ्रॉड किया इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। और तुमने मैडम आयशा साहिबा क्या समझा था मुझे? हर लड़की खिलौना नहीं हुआ करती, याद रखना। मारूफ खिलौना नहीं है। ताली की आवाज़ पे अचानक दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जुनैद मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे की चमक आयशा को आरे की तरह काट गई। वो मारूफ को थप्पड़ का जवाब देना चाहती थी, लेकिन जुनैद को देखकर कंफ्यूज हो गई। कहीं उसने सारी गुफ्तगू तो नहीं सुन ली। बिला इजाज़त अंदर आने की माजरत चाहता हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था। ना सिर्फ दरवाज़ा बल्कि आप दोनों का अंदरूनी मामला भी। सबसे पहले तो मिस मारूफ साहिबा, यही नाम है ना गालबन आपका? अपने ज़हन से हर किस्म के खौफ और परेशानी को निकाल दें। शो मुलतवी हो गया है। शायद आप लोगों ने न्यूज़ सुनी हो, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ। इस मुसीबत का नाम है सुनामी, जिसकी वजह से कई ममालिक मुतासिर हुए हैं और बेतहाशा जानी नुकसान भी हुआ है। सो सेठ साहब भी नेक दिल इंसान की तरफ अफसुर्दा है और इस आफत पर अपनी तमाम मसरूफियात को पसे पुश डालने का ऐलान कर चुके हैं। मारू के सर से मनो बोझ उतर आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि खुदा उस पर इस तरह मेहरबान होगा। जुनैद ने आयशा की तरफ देखा। अक्सर बहुत सी चीज़ें दिलचस्प नहीं होती, लेकिन रफ्ता रफ्ता दिलचस्पी का मरकज़ बन जाती है। खैर छोड़िए, मैं तो ये कह रहा था कुदरत भी किस तरह नवाजती है, इंसान सोच ही नहीं सकता।
आयशा का हाथ बेसाख्ता अपने चेहरे पर आया था। उसकी आंखों से लपकती हुई चिंगारियां जुनैद को बेहद सुकून दे रही थी। उसकी गुज़श्ता रात की अज़ियत का ज़ाला मारूफ ने जिस तरह किया था वो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन उस वक्त आयशा को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था, जो अपनी ही कैफियत पर सख्त मुतवहिश थी। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? सेठ सलाहुद्दीन की बीवी आयशा सलाहुद्दीन। आयशा फुनकारते हुए बोली, तुम सलाहुद्दीन की बीवी हो और मैं उसकी मेहमान। वो कॉल तुम्हारे कुछ भी है, वो मेहमानों के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करता। आप मेरे साथ ज़्यादती ही नहीं बल्कि बदतरीन ज़्यादती करने की ख्वाह थी। ये थप्पड़ उसी का जवाब था, मारूफ ने पुरसकून अंदाज में कहा। जुनैद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आयशा तिलमिलाई, मैं तुमसे इस बदतमीज़ी का हिसाब ज़रूर लूँगी। मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारे हिसाब किताब के लिए यहाँ बैठी रहूँगी। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ और आइंदा कभी यहाँ आना तो दरकिनार थूकना भी पसंद नहीं करूँगी। मारूफ तू बदू बोली। उसके साथ ही वो उन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए अपने सूटकेस में कपड़े रखने लगे। आयशा जज्बज़ होती कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे मुस्कुराहट दबाते हुए जुनैद भी निकल गया। मारूफ ने सुकून का सांस लेते हुए अपनी सीट कंफर्म करवाने के लिए रिसेप्शन पर चली गई। लाज ने कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला। सब्ज़ रंग के 0 पावर के बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। तैमूर अपने बिस्तर पर नेमदराज लहाफ ओढ़े टीवी देख रहा था। उसे जागता पाकर लाज का दिल धक से रह गया। फिर भी वो हौसला करके दबे पाँव कमरे में दाखिल हुए। तैमूर ने उसे कमरे में दाखिल होता देखकर टीवी की आवाज़ कम कर ली। रात के 11:30 बज रहे हैं, ये अभी तक क्यों जाग रहा है? वैसे तो बहुत वक्त की पाबंदी करता है। न जाने माँ बेटियों की कैसी नींद है। रात के 3 बजे भी सोई, तब भी अली सुबह उठकर बैठ जाते हैं। वो अपनी वार्डरोब खोले, न जाने क्या तलाश कर रही थी। काफ़ी देर होगी तो तैमूर ने उसकी मुश्किल हल करने के बारे में सोचा। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। वो अलमारी के अंदर मुँह दिए हुए थी। तैमूर फिर टीवी की तरफ मतवज्जे हो गया। रखी तो यही थी, न जाने कहाँ चली गई। उसने झलाकर कपड़ों को इधर उधर किया, फिर धड़ से अलमारी बंद कर दी और दराजों को टटोलने लगी। बिस्तर की एक साइड की दराज की तलाशी लेकर जब वो दूसरी तरफ आई तो तैमूर की नज़रें उस पर जम गई। अपनी मतलूबा चीज़ ढूंढते ढूंढते वो ठटक गई। तैमूर दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रहा था। ब्लैक और टी पिंक प्रिंटेड लीलन के सूट में उसका सादा सा रूप किस कदर हसीन और मासूम लग रहा था। लीलन का बड़ा सा दुपट्टा उसके नाजुक सरापे पे दाएं बाएं झूल रहा था। तैमूर को अपनी तरफ मतवज्जे पाकर उसने अपने दुपट्टे को संभाल कर सर पर रखा और अच्छी तरह शानों पे फैला लिया। तैमूर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वह उसकी मुस्कुराहट पे बुरी तरह नर्वस हुई। फिर खुद को संभालते हुए निकलना ही चाहती थी। तैमूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। राज का सांस रुक गया। उसके चेहरे पर कहीं रंग आकर गुजर गए, जिन्हें तैमूर ने बड़े इस्तेहकाक से देखा। मैं पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रही हो? उसका वहीं ठहरा हुआ संजीदा लहजा और आंखें लहजे की किस कदर मुनाफी बोलती, शरारतें करती, जज्बों की आंच देती, हंसती हुई आंखें, उसका मजाक उड़ाती हुई आंखें। लाज ने उसके चेहरे से आंखें नज़रें तो उसके अंदर का ग्लेशियर पिघलने लगा और इसकी सारी नमी आंखों में सिमट आए। मोबाइल फ़ोन तो मुझसे छीन लिया डॉक्टर तैमूर, अब तुम्हें किस चीज़ का धड़का? कुछ था जिसे ढूंढ रही थी, उसने आहिस्तगी से कहा। 12 बजने को ऐसी क्या चीज़ है जिसे तुम नींद पर तरजीह दे रही हो? वो इत्मीनान से अपनी बात पर जमा हुआ था। लाज ने धुआं धुआं निगाहों से तैमूर को देखा। अगर किसी को नींद ना आए तो वो क्या करे? ओह क्या करे? ऐसा करे अच्छी सी 2 कप चाय बनाकर लाए, फिर बातें करे, दुनिया जहान की बातें ना ख़त्म होने वाले मौजू पे बहस करे। बहस जब अरूज पे पहुंचे, गर्मा गर्म कॉफ़ी का एक सिलसिला फिर हो जाए, गुफ्तगू इख्तिताम को भी नहीं पहुंचेगी, नींद पलकों पे टूटने लगेगी। फिर मुकाबिल की मर्जी होगी, सोने देगा या? तैमूर ने जज्बात से बोझल होकर आंखें लाज के सरापे में गाड़ दी। डॉक्टर तैमूर, मेरा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके तहत। उसने हाथ झटके से छुड़ाना चाहा। तैमूर के हाथ में एकदम वो फूल सी नरमी वाला हाथ दहकता हुआ कोयला बन गया, जिसके तहत क्या? तैमूर ने सख्ती से झटका देकर लाज को अपने पास बिठा लिया। लाज पत्थर की तरह सुन्न हो गई। तैमूर ने तरहम से उसकी तरफ देखा, फिर गहरा सांस खारिज करते हुए जो चीज़ वो ढूंढ रही थी उसके सामने कर दी। कब से लेती हो ये? तैमूर के हाथ में स्लीपिंग पिल्स की शीशी देखकर लाज चौंक गई। अभी कुछ अरसे से लेने लगी हूँ। किस डॉक्टर ने एडवाइस की थी? किसी ने नहीं, अम्मी देती हैं, उन्हीं की देख कर मंगवाई थी। तुम्हें पता है तुम्हारी मदर किस एहसास मरीज़ा है? लाज खामोश रही और सर झुकाकर अपने हाथों की उंगलियां मसलने लगी। तैमूर ने उसके हाथों की तरफ देखा। उसके हाथों पे फीकी फीकी सी मेहंदी के रंग दिखाई दे रहे थे। तैमूर के दिल में फांस सी चुभी। उसने उसके खूबसूरत भरे भरे हाथों पे से निगाह हटा ली। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का तरीका कार बदल दो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत ना पड़े। लाज ने तैमूर की तरफ देखा। तुम घर का काम किया करो, तुम सिर्फ मम्मी के काम करती हो या कंदील के साथ बातें। इसके अलावा अगर तुम घर के कामों में वक्त बताओ तो तुम्हें बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाया करे। काश ऐसा ही हो, लाज ने सोचा। उसे खामोश पाकर तैमूर फिर बोला, बसा औकात हमारे मसाइल इतने पेचीदा नहीं होते जितने हम बना लेते हैं। इसकी वजह यह होती है कि हम इन मसाइल को ना हल होने वाला मसला समझ लेते हैं। हो सकता है जिस तरह से इन मसाइल को
हमारा ज़हन हल ना कर पा रहा हो, किसी दूसरे की मदद से फ़ौरी हल हो सकता हो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी फितरत लगती है। बचपन से कोई तो होगा जिसके करीब रही होगी, उसने कहते हुए अचानक पूछा। लाज के चेहरे पे तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। बहुत से यतीम बच्चे खानों में पलते हैं, उन बच्चों में खला रह जाता है। उसकी वजह यह है कि उन्हें वो भरपूर घरेलू माहौल नहीं मिलता जो फितरत ने कायम किया है। ये शख्सियत का खला ताउम्र आसेब की तरह उनके हवास पर खौफ बनकर छाया रहता है। कोई करीबी सहेली तो होगी तुम्हारी। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। कोई तो होगा जिसके तुम बहुत करीब होगी, अपना हाले दिल कहती होगी। इंसान के अंदर की छुपी हुई शख्सियत कहीं ना कहीं तो खुलती ही है। तैमूर का अंदाज़ बहुत ही दोस्ताना था। मेरा इस दुनिया में एक ही दोस्त, एक ही गमख्वार, एक ही सहेली है, और उसका नाम। लाज ने तैमूर की तरफ देखा। उसका नाम सुनना आप पसंद नहीं करेंगे, लाज आहिस्ती से कहते हुए खड़ी हो गई। तैमूर खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। बस औकात तुम इतनी मासूम नहीं लगती जितनी नज़र आती हो, या वकास अहमद के जिक्र पे मेरे एहसासात तुम्हारे लिए बर्फ़ हो जाते हैं। आपकी मम्मी ने कहा है कि मैं आपके कमरे में ही सोऊं। तैमूर सर के नीचे हाथ रखते हुए सीधा लेट गया। तुमने कहाँ सोना है? वो इस सवाल से न जाने क्या खोजना चाहता था। मैं कहीं भी सोऊं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बज़ाहिर उसने बेनियाजी बरतने की कोशिश की थी। तैमूर बुरी तरह चौंका। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसका खौफ ख़त्म कर दिया था, या उसका मोहतात रवैया? उसके रवैये पे वो इतनी मुतमईन हो गई थी कि उसे कोई ख़तरा ही महसूस नहीं होता था। अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ बेड पर आ जाओ। इस बार लाज बुरी तरह चौंकी। उसे शायद तैमूर से ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। डॉक्टर तैमूर, आप महज़ब इंसान हैं। बाज़ार वो बहुत पुरअतमाद थी, लेकिन उसकी आवाज़ कँपाई थी। क्या महज़ब इंसान बीवियों से ऐसी गुफ्तगू नहीं करते? वो बेड पर आलती पालती मार कर बैठ गया। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, वो दबे दबे अंदाज में चिल्लाई। तो फिर तुम कौन और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसने तेज़ी से कहा। लाज के पैरों तले से ज़मीन सिरकने लगी। उसने खामोशी से 2 गलियाँ पानी से निकली और सर से पाँव तक कंबल ओढ़कर सोफे पर लेट गई। आज छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन उसके मामूलात मुख्तलिफ होते थे, लेकिन सुबह सवेरे उठना मामूल में ही शामिल था। वो एक्सरसाइज करके जब घर आया तो कंदील किचन में थी। उसने बेइख्तियार घड़ी देखी। 8:30 बज रहे थे। उसका ख्याल था लाज दिन के 2 बजे तक भी नहीं जागेगी। इतनी हैवी टैबलेट लेने के बाद वो सवेरे कैसे जाग सकती थी, और ऐसा कब तक चलेगा? वो कोफत में मुब्तला होने लगा। तैमूर, तुम्हारा मैसेज आया हुआ है, लगता है अस्पताल से है। पहले वो देख लो, फिर नाश्ता कर लेना। नाश्ते में क्या बनाया है? पराठे और ऑमलेट के साथ दही भी है। ज़बरदस्त। औरंगज़ेब अभी तक सोया हुआ है, उसे भी जगा दें। मैं अभी मैसेज चेक करता हूँ। मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ। मैसेज अस्पताल से ही था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो कमरे से निकला तो खिलाफ तवक्को उसका पुरसुकून और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिदरा और कंदील को ताज्जुब हुआ। कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? अरे नहीं मम्मी, दरअसल बाहर से डॉक्टर्स की टीम आ रही है, और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो हमारे ही मेहमान होंगे। रात डिनर है उनके हमरा। यही पैगाम था। वो कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टीम में डॉक्टर ईशा करमानी भी हैं। ईशा? सिदरा ने ज़ेरे लब दोहराया। जी, ईशा जानती तो हैं आप? अच्छी तरह जानती हूँ। सिदरा के चेहरे पर हल्की सी नागवारी आ गई तो तैमूर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। चलिए अच्छा है, कुछ तो रब ने रौनक का सबब किया। कुछ दिन हमारा भी दिल लगा रहेगा। औरंगज़ेब आंखें मसलता हुआ आया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। सुधर जाओ, वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ। व्हाट? औरंगज़ेब उछल पड़ा। किस बदबख्त की किस्मत फूटी है उससे? मिल लेना, वो भी डॉक्टर ही है। तैमूर इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। भाभी नहीं उठी अभी? तैमूर ने इधर उधर देखा। कोई कुछ ना बोला। सब चुपचाप नाश्ता करते रहे। भाभी भी अजीब मिजाज की हैं, घंटों चुप बैठी रहती। न जाने बेचारी का किन नेक सिफ्त औरतों के शजरे से ताल्लुक़ है, वरना ख़वातीन और खामोशी 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। घर में एक नए फ़र्द का इजाफा हुआ है, पता ही नहीं चलता। अब होना तो ये चाहिए था कि कंदील की जगह वो हमें नाश्ता बनाकर दे रही होती। इधर से आवाज़ आती भाभी, उधर से आवाज़ आती बहू, अंदर से आवाज़ आती बेगम। औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा बक बक हो गई। अब बस करो, सिदरा ने तनबीह की। और तैमूर सोच रहा था कि ये सच ही तो था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी शरीके सफ़र ऐसी होगी। छोटे बहन भाइयों में से आज तक किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई थी, बल्कि उसकी शख्सियत को हमेशा आइडियल समझता था। लेकिन शादी के बाद अब उसे ये महसूस होने लगा था कि मजाक उड़ाने के लिए सबको बस यही मौजू मिल गया। ख़ुसूसन औरंगज़ेब को ना चाहते हुए भी तैमूर के चेहरे के तासुरात खासे सख्त हो गए थे। तकदीर ने मेरे साथ ऐसा भोंडा मजाक क्यों किया? उसके अंदर तक कड़वाहट उतर गई। उसने जैसे तैसे नाश्ता किया और फिर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? ढंग से नाश्ता तो कर लो। हफ्ते में 1 दिन तो तुम नाश्ता करते हो। मैंने नाश्ता कर लिया। थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छी सी चाय बना देना। वो ये कहते हुए अपने कमरे में चला गया। सिदरा ने अफसोस से बेटी की पुश्त को देखा, फिर औरंगज़ेब की तरफ मतवज्जो हुई, जो लापरवाही से नाश्ता कर रहा था। उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि वो गैर दानस्ता तौर पर भाई के ज़ख्म कैसे कुरेदता है।
मैं इसे तनबीह करूँ तो कैसे करूँ? इसे तैमूर और लाज के दरमियान असल मामले का इल्म ही नहीं, और खुदा ना करे कि हो, बल्कि इसे ही क्या किसी को भी ना हो। सिदरा ने लर्ज़ते दिल से दुआ की और अपनी आंखों में आई नमी चुपके से साफ की। तैमूर कमरे में दाखिल हुआ तो वो गाफिल पड़ी सो रही थी। तैमूर ने उसका कंबल खींचा। उसने बामुश्किल तमाम आंखें खोली। दिन चढ़े तक सोओगी तो रात को खाक नींद आएगी। लाज हड़बड़ाकर उठ बैठी। 9 बज चुके थे। इस बात की उसे देर हो गई थी। कंदील इस घर की नौकरानी नहीं है। जो कुछ वो कर रही है ये सब करने का तुम्हारा हक बनता है, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने आप को तकलीफ देने की? और ये ड्रामा तो सबसे अच्छा है। नींद की गोलियां लेकर माहौल से गाफिल हो जाओ, चाहे कुछ भी होता रहे। हमें क्या ज़रूरत है महसूस करने की? लाज इस अचानक अफ्ताब पे घबरा गई। उसका सर बेहद बोझल हो रहा था। वो जल्दी से उठी तो उसका सर बुरी तरह चकराया। खुद को संभालते हुए और वॉशरूम में चली गई। बाहर आई तो तैमूर उसी मूड में बैठा था। मैं आज घर पर ही हूँ। बहुत होगी लापरवाहियाँ। आज खाना भी तुम पकाओगी, किचन की सफाई भी तुम करोगी, इस कमरे की सफाई भी तुम करोगी, और मम्मी के कपड़े वगैरह भी तुम ही प्रेस करोगी, समझी तुम? लाज चुपचाप खड़ी रही। तैमूर का ख्याल था कि अगर उसने जिरा की तो वो भी दो बदो जवाब देगा, लेकिन वो चुपचाप पहले अपना फिर उसका बिस्तर समेटने लगी। उसकी खामोशी से तैमूर झुला गया। पहले बाहर जाओ और मम्मी से पूछो दोपहर में क्या पकेगा, सफाई बाद में करना। वो जानता था तनकीद बेजा है, न जाने वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो उसी खामोशी से कमरे से निकल गई। लाज किचन में आए तो कंदील तकरीबन किचन समेट चुकी थी। सिदरा सब्जी बना रही थी। गुलनाज और बतूल ने सफाई शुरू कर दी थी। खानसमा गोश्त लेने गया हुआ था। खाला बतूल ऐसा करे वॉशिंग मशीन लगा ले, मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, धूप तेज़ है, जल्द सूख जाएंगे, सफाई बाद में कर लेंगे। कंदील बतूल से मुखातिब थी। औरंगज़ेब ने डेक ऑन कर रखा था। इब्रारुल हक के गानों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसकी वजह से घर का माहौल रोज़ की निस्बत खासा हंगामा खेज लग रहा था। लाज बेटा उठ गई, तुम इधर आओ। क्या नाश्ता करोगी? उन लोगों ने तो पराठे खाए हैं, स्लाइस वगैरह लेना चाहो तो वो भी है। नहीं बस मैं चाय पीऊँगी। भाभी अगर चाय बनाएं तो भाई को भी दे दीजिएगा। और भी कोई पिएगा? उसने चाय का पानी रखते हुए पूछा। निगाह औरंगज़ेब पर थी। जनाब मैं तो चाय पीने वालों को महफिल में भी शामिल नहीं होता। वो किचन में ही आ गया। चाय पीना तो अलहदा। लाज हैरान हुई। कंदील हंस पड़ी। मम्मी ने मना किया था कि भाभी से मजाक नहीं करना। क्यों, ये मजाक से मुस्तशना है? एक बात पूछूं भाभी हजूर? लाज ने उसकी तरफ देखा मगर बोली कुछ नहीं। आपको हमारे घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? पूछते हुए उसने अपनी गर्दन अकड़ाई। लाज इस बात का क्या जवाब देती? पहले ही उसका ज़हन बोझल हो रहा था। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं जितना आप सभी अच्छे लगते हैं। कबल इसके कि उसकी तकरीर शुरू होती, लाज ने जल्दी से कहकर गोया जान छुड़ाई। दहशत तेरी यार। कंदील हंस पड़ी। औरंगज़ेब तासुब से सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। कंदील दोपहर में क्या बकेगा? कंदील को उसके सवाल से खुशगवार हैरत हुई। जो आप खाना पसंद करें। वो खुश दिली से बोली। मेरा मतलब है जो कुछ पकाना हो मुझे बता देना, मैं पका लूँगी। मम्मी भाभी कह रही हैं जो कुछ दोपहर में पकाना हो बता दें, वो पका लेंगी। कंदील की आवाज़ से खुशी फूट रही थी। कितनी बेवकूफ़ लड़की है ये, इतनी मामूली सी बात पे इतना खुश हो रही है। भला ये भी कोई खुश होने की बात है? लाज का ऐसे रवैये से दम घुटने लगा था। कंदील का इतना कहना कि सिदरा अपनी व्हीलचेयर घसीटते हुए किचन में आ गई। उनके चेहरे पे भी खुशगवार चमक थी। दुल्हन ने पहली बार घरेलू कामों में दिलचस्पी का इजहार किया था। क्या वाकई लाज खुद खाना पकाना चाहती है? जी मैं अभी कंदील से यही पूछ रही थी। बहुत अच्छी बात है बेटा, आखिर ये तुम्हारा ही घर है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो कुछ तुम कहो पका लेते हैं। न जाने ये लोग इतनी मामूली बातों को क्यों अहमियत देते हैं। सीधी तरह से बता दे कि क्या पकाना है। उसने दिल में सोचा। मैं आप लोगों की मुश्किल आसान कर देता हूँ। औरंगज़ेब ने मदाखलत ज़रूरी समझी। ऐसा करे कबाब, सब्ज़ी पुलाव और सालन में हाँ बकरे के सिरी पाए रखे हुए हैं, वो पका लीजिए। बाकी सलाद वगैरह मैं बना दूँगा। और फिर ये बताने की देर थी, सभी उसके साथ काम में शामिल हो गए। कंदील गोश्त धोकर दे रही है तो कभी लहसुन और मिसाले ग्राइंड कर रही है। औरंगज़ेब ने प्याज काटने की जिम्मेदारी संभाली। सिदरा धनिया और पुदीना चुनने लगी। अचानक ही लाज को ख्याल आया कि वो चाय चूल्हे पर रखकर भूल चुकी है। सबकी तवज्जो अपने अपने कामों में थी। उसने चाय की तरफ देखा। वो पक कर 2 कप से 1 कप रह गई थी। उसने वो कप तैमूर को देने का सोचा और कप में चाय अंडेल ली। हालांकि उसका खुद चाय को शिद्दत से दिल चाह रहा था, मगर अपनी फितरी झिझक के बायस उसने मज़ीद चाय बनाने का इरादा मुलतवी कर दिया और चाय लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। तैमूर कमरे में मौजूद था। उसने चाय साइड टेबल पर रख दी। कंदील ने चाय का कहा था। वो आहिस्तगी से कहकर मुड़ गई। तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। यही चाय अगर वो हाथ में पकड़ा देती तो क्या उसके हाथ टूट जाते? उसकी कमर पर झूलती लंबे बालों की चोटी को देखते हुए तैमूर ने सोचा। वो कमरे से बाहर निकल गए। सबकी मदद का नतीजा था कि उसने खाना 2 घंटों में तैयार कर लिया, जो पका भी लजीज था। पुलाव दम पे लगाकर वो अपने कमरे में आ गई। सोचा था सफाई कर लेगी। तैमूर कमरे में मौजूद नहीं था, अलबत्ता चाय का कप जूं का त्यों रखा था। चाय किस खुशी में नहीं पी, पर मुझे क्या, नहीं पी तो ना सही, मैं कौन सा किसी की फिक्र में मर रही हूँ।
भाभी आप सफाई कर रही हैं, मम्मी देखेंगी तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। बतूल खाला अभी फारिग होकर आ रही हैं, वो खुद कर लेंगी। उसने कंदील को कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करते रहे। मुझे लगता है तैमूर भाई ने आपसे कहा होगा, मैं अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं कंदील, वो तेज़ी से बोली। ऐसे कैसे नहीं, पहले थोड़ा काम किया आपने। कंदील कमरे से निकल गई। मैं तुम्हारे भाई को राम करने के लिए ये काम नहीं कर रही हूँ। मुझे तो सिर्फ इस बात पर से डॉक्टर तैमूर की तवज्जो हटानी है जो उसके दिमाग में अटक गई है कि मैं यहाँ से भाग भी सकती हूँ। मुझे यहाँ से भागना होता तो मैं यहाँ आती ही क्यों। मुझे तैमूर से तलाक लेनी है और वो भी मजलूम बनकर। फ़िलहाल मेरा वकास से कोई राब्ता नहीं और तब तक मैं वैसा ही करूँगी जैसा डॉक्टर तैमूर मुझसे कहेगा। परेशानी है तो ये कि मैं अब वकास से कैसे और कब मिलूँ, और यही फिक्र मुझे सोने नहीं देती। वकास बहुत जज्बाती, मुझसे राब्ते के लिए पागल हो रहा होगा। कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुँचा ले, और बेवफाई का इल्ज़ाम लगाने में तो उसे एक पल भी नहीं लगता। वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी। अरे दुल्हन, ये क्या हो रहा है? सिद्रा की आवाज़ पे वो चौंकी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुमने झाड़ू संभाल ली। हमारे यहाँ तो सालों दुल्हन ने झाड़ू को हाथ नहीं लगाती। छोड़ो इसे, यही ज़रूर तैमूर ने ही कुछ कहा होगा तुम्हें। क्या मैं खुद से अपने कमरे की सफाई नहीं कर सकती? उसने आहिस्तगी से पूछा। क्यों नहीं, लेकिन जब तक तुम एक बच्चे की माँ नहीं बन जाती। लाज छटपटा गई। फिर सिद्रा आपदीदा हो गई। तुम्हें पता ही नहीं बेटा तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में। तुम यहाँ झाड़ू पोंछा करने नहीं आई हो, तुम तो यहाँ की मालकिन हो। मेरे बहुत प्यारे बेटे की चांद सी दुल्हन, तुम हमसे सिर्फ प्यार से मीठा बोलोगी तब भी हमारे दिलों पे छाई रहोगी। हम तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। तुम्हें रवायती बहुओं की तरह काम की मशक्क़त सहकर ससुराल का दिल नहीं जीतना बेटा। तुम तो यहाँ फाते बनकर आई हो, मेरे तैमूर के अनमोल दिल को फतह करके। लाज का दिल ही तो था, पत्थर तो नहीं जो सिद्रा के लफ्ज़ों से पे ना धड़कता और ना पिघलता। निदामत ने उसे घेर लिया। ज़मीर शर्मिंदगी के बोझ से दबने लगा और समाते उस मिठास भरे लहजे में तहलील होने लगी। माँ, ऐसी ही किसी हस्ती का नाम माँ हो सकता है। मोहब्बतों से लबरेज यकदम उसकी आंखें भर आए। दिल बेचैन हुआ कि सिद्रा की आगोश में सर रखते और उस ममता से सैराब हो जाए जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। और फिर दिल के कहीं आस पास वकास की आहटें सुनाई दी। वकास के ताल्लुक से तमाम रिश्ते मंजर आम पे आ गए। तब उसने खुद को संभाला और वॉशरूम में चली गई। सच कहा है, सच्चाई क्या है? ये रिश्ते मेरे अपने हैं या वो जिन्हें छोड़कर मैं आई थी और जिनके पास वापस जाना चाहती हूँ? तो फिर ये कौन है? मैं क्यों धोखा दे रही हूँ इन्हें? वो एकदम परेशान हो गई थी। दोपहर के खाने पे सभी मौजूद थे सिवाय तैमूर के। सभी ने खाने की तारीफ़ की थी। अचानक उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि उसे भी होना चाहिए था। वो अपनी इस ख्वाहिश पे खुद भी हैरान थी। उसके दिल ने ऐसा क्यों चाहा? वो अंदर ही अंदर अपने दिल को टटोलने लगी, लेकिन उसे कोई मस्बत जवाब ना मिला। लेकिन वो मुतमईन भी नहीं थी। क्या इसलिए कि वो तैमूर को जताना चाहती है कि वो कामचोर नहीं है? अगर वो खुद को बासलीका जाहिर करना चाहती है तो क्यों? चारों तरफ से क्यों क्यों की यलगार ने उसका जी उचाट कर दिया। वो जल्दी खाने से हाथ खींचकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन ख्यालात से उसका पीछा न छूट सका। भैया जी, ये रुपए मैं दुल्हन पे से वार कर दे रही हूँ, गरीबों में खाना तकसीम कर दीजिएगा। आखिर मेरी बहू ने पहली बार खाना पकाया। लाज ने अपनी पट्टियाँ थाम ली। तुम्हें मेरे घर में रहकर अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मेरे घर वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम अपनी मोहब्बत के सामने मजबूर हो और मैं मोहब्बत करने वालों के आगे बेबस। तैमूर की आवाज़ कहीं पास ही गूंजी। हमें मीठे बोल की ज़रूरत है, तुम्हारे काम की नहीं। हम मोहब्बत के भूखे हैं। आज शाम 7 बजे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तैयार हो जाना। उसने चौंक कर सर उठाया। तैमूर सामने इस्तादा था। मैं ये शादी निभाने नहीं आई हूँ, खुदा के वास्ते मुझे आज़ाद कर दो। मुझे डर है कहीं वक्त उल्टे पैरों न चलना शुरू कर दे। वो कहना चाहती थी लेकिन आवाज़ अंदर ही दम तोड़ गई और बोली तो महज ये कि आपने खाना खा लिया। और फिर उसने जल्दी से मुंह पे हाथ रख लिया। गालबन तुमने पकाया था, इसलिए नहीं खाया, क्योंकि तुम्हारे हाथ की जायका का इस चाय की प्याली से पता चल गया था। बगैर चीनी की गाढ़ी काली चाय शायद किसी जानवर को खांसी में दी जाती हो। शर्मिंदगी से लाज की नज़रें झुक गई। वाकई चीनी तो वो डालना भूल ही गई थी, पर उसने खाने का क्यों पूछा? वो क्या लगता था उसका? क्या वो उसके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहती थी? वो क्यों डॉक्टर तैमूर से अपनापन माना चाहती है? क्यों चाय में चीनी ना होने पे उसे परेशानी हुई? ये क्या हो रहा है? उसके इर्द गिर्द गोया धुआं सा भरने लगा और वो उसमें कभी डूब रही थी, कभी उबर रही थी। तैमूर हुक्म सुनाकर जा चुका था। मैं वकास से मिलना चाहती हूँ, मुझे कोई रास्ता, कोई राह निकालनी है। अब मज़ीद मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, मैं डॉक्टर तैमूर के साथ ज़रूर जाऊँगी और कहीं ना कहीं से ज़रूर रब्ता करने की कोशिश करूँगी। उसने वक्त देखा, 5:30 बज रहे थे और वो 7 बजे का कह कर गया था, मगर उसे तो ये भी नहीं पता कि क्या फ़ंक्शन और किस किस्म की तैयारी करना है। अभी वो इसी अधेड़बन में थी कि तैमूर अंदर आ गया। मेरे कपड़े तैयार कर दिए हैं क्या? हैं? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मुझसे कहा था? तुम छोटी सी बच्ची हो जो तुम्हें हर बात बताई जाए। जाहिर है तुम मेरे साथ ही जा रही हो, तो क्या मैं तैयार नहीं होऊंगा? वो झुंझला गया। मुझे क्या मालूम क्या फंक्शन है और क्या तैयारी करना है? वो भी झुंझला गई। उसके झुंझलाहट को तैमूर ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। डिनर है, जाहिर है तुम पढ़ी लिखी हो, इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा कि ऐसी तकरीबात में क्या हुलिया बनाया जाता है। उसके सरापे पे तैमूर ने तनकीदी निगाह डालते हुए कहा।
बिखरे हुए बाल और मलगजा सा लिबास, सादा सी चप्पल। लाज को तैमूर का तंज बुरी तरह खुला था। घर में तो इंसान इसी तरह रहता है, न जाने खुद को समझता क्या है। हर वक्त तैयार तो रहा नहीं जा सकता, जैसे मौसूफ खुद रहते हैं। वो कलसते हुए अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। तैमूर ने उसके तासुरात वाज़े तौर पर नोट किए थे, तभी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो अपने लिए लिबास का इंतखाब करने लगी। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सा लिबास मुंतखब करे। आज से पहले वो किसी तकरीब में नहीं गई थी, सिवाय कॉलेज या स्कूल के फंक्शन के। उसके अंदर कहीं दूर ये ख्वाहिश भी पोशीदा थी कि वो जब बन ठन कर सामने आए तो पूरी महफिल में सबसे अच्छी लगे। फिर उसने खुद ही अपनी सोच पे लाहौल पड़ी और एक ब्राउन सूट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तैमूर ने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। उसके वजूद में करंट सा दौड़ गया। ये रहने दे, ये सही रहेगा। दूसरे ही पल तैमूर ने पर्पल कलर का वेलवेट का हल्के काम का सूट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। पर्पल शॉल के हमरा वो सूट वाकई शानदार था और मौसम के ऐन मुताबिक भी। उसके साथ ही तैमूर ने दूसरी वार्डरोब खोली और अपना ब्लू कलर का सूट निकाल लिया। हम डॉक्टर लोग इतनी देर किसी मसले में उलझे तो हमारे तो मरीज ही जाने फानी से कूच कर जाए। तंज का एक तीर और आया था। खुद एतमादी की इतनी कमी भी अच्छी नहीं होती। उसकी नसीहत पर लाज की आंखें भीग गई। अब सिर्फ आधा घंटा लगाना तैयार होने में। ख़वातीन को वैसे भी 3 घंटे चाहिए होते, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे पाबंदी वक्त की आदत है। वो चुपचाप वाशरूम में चली गई। वो बाहर निकली तो तैमूर फ़ोन पर मसरूफ़ था और किसी से हंस कर बातें कर रहा था। गुफ्तगू के अंदाज से लगता था कि किसी करीबी दोस्त से बात हो रही है। वो अपने बाल सुखाने लगी। तैमूर की निगाहें उसके बालों में अटक गई। लाज को उलझन होने लगी। तब वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। गुफ्तगू की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। लाज ने तवज्जो दी तो अंदाज़ा हुआ कि मुकाबिल सिनफ़े नाजुक थी। खुद ब खुद उसकी तवज्जो उनकी गुफ्तगू पे मरकूज़ हो गई। मुझे कंसोइयाँ लेने की आदत तो नहीं है, फिर मैं ये क्या कर रही हूँ? उसने खुद को सरजनिश की और तैयार होने लगी। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो तैमूर भी तकरीबन तैयार हो चुका था और कोट पहनने के मरहले में था कि उसे देखकर हाथ वहीं रुक गए। जी चाहता था बेसाख्ता उसे सराय। लाज को यकीन के साथ अपनी तैयारी के बेहतरीन होने का एहसास था। तैमूर जल्द ही संभल गया। ज़रा ये कोट पहनाने में तो मदद कर दो, उसने लाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा। लाज दिल ही दिल में तलमलाई, फिर उसके पहलू में आ गई कोट पहनते हुए। तैमूर ने आईने में जी भर कर उसे देखा। उसकी निगाह आईने पर पड़ी तो एक शानदार शख्स के पहलू में खड़ी खासी मुनफरिद लग रही थी। दोनों की नज़रों का तसादुम आईने में ही हुआ। लाज ने नज़रें हटाने में पहल की। मैं तैयार हूँ, आपको कितनी देर लगेगी? दिल तो चाह रहा है कहीं भी ना जाऊँ, तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे करीब। इस गुर्बत को बिना कोई नाम दिए तुम्हारे पहलू में बैठा रहो और यूं ही उम्र तमाम हो जाए। कोई देर नहीं मिसिस तैमूर, चलिए। वह मुस्कुराते हुए कहने से बाज नहीं आया। लाज का सारा घुमंड पल में टूट गया। वो खामोशी से उसकी हमराही में चल दी। तो ये थी इसकी चौथी एपिसोड। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो फिर मिलते हैं इसकी 5वीं एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।